Good morning everyone, this side Dr. Himani, BNYS department from IIMT University. Today we'll discuss endocrine system. तो जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, कैसे वो फंक्शनिंग करता है और कौन कौन से पार्ट्स आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं. ये है आपके ग्रोथ हार्मोन्स. जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हमारे वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ कराते हैं. ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारी ग्रोथ में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसी किसी की ग्रोथ जो है यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की ग्रोथ होती है, तो ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है कितने अमाउंट में सिक्रीट हो गया या फिर इनहिबिट हो गया, मतलब कि वो रुक गया है ग्रोथ हार्मोन एक सर्टेन पॉइंट पे आके. क्यों रुक गया है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उसके ग्रोथ हार्मोन्स के रुकने के, तो वो हम डिस्कस करते हैं इस पीपीटी में. तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ सिक्रीशन. ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द सोमैटोट्रोप्स व्हिच आर द एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. ग्रोथ हार्मोन्स आपका कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपके सोमैटोट्रोप से हो रहा है, जो कि कौन सा पार्ट है, ये एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं जो कि कौन से पार्ट में होते हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में ये पार्ट ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है. अब है आपका ट्रांसपोर्ट कि ग्रोथ हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ग्रोथ हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय जीएच बाइंडिंग प्रोटीन. ये करेगी ग्रोथ हार्मोन्स जो है आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं जीएच बाइंडिंग प्रोटीन. इस प्रोटीन के साथ वो बाइंड होके आपका फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. अब है उसकी हाफ लाइफ एंड मेटाबॉलिज्म. हाफ लाइफ ऑफ सर्कुलेशन ग्रोथ हार्मोन्स इज अबाउट 20 मिनट्स. इसकी लाइफ कितनी होती है ग्रोथ हार्मोन की, 20 मिनट्स होती है सिर्फ. ठीक है, और इट इज डिग्रेडेड इन लीवर एंड किडनी. और फिर ये कहाँ पे जाके डिग्रेड हो जाता है, आपके लीवर एंड किडनी में जाके ये डिग्रेड हो जाता है. तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या है आपका, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, आपके सोमैटोट्रोप से होता है, जो कि क्या है आपकी एसिडोफिलिक सेल्स हैं. ठीक है, एसिडोफिलिक सेल्स हैं और ये कहाँ पे सिक्रीट होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सिक्रीट होता है. ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू जीएच बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन के साथ बाइंड होके फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है. फिर कितनी लाइफ है इसकी, 20 मिनट्स लाइफ है इसकी. ठीक है, फिर ये बाद में डिग्रेड हो जाता है आपके लीवर और किडनी में जाके. अब है एक्शंस कि अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन कैसे सिक्रीट होता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कितनी टाइम के लिए वो सिक्रीट हो रहा है और कहाँ पे जाके वो डिग्रेड हो रहा है. अब हम पढ़ते हैं कि एक्शंस क्या है, क्या क्या एक्शंस है ग्रोथ हार्मोन्स के. तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज एनामरस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जिजाइंटिज्म. ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन जितना अमाउंट है उससे ज्यादा अगर ये ग्रोथ हार्मोन आपका सिक्रीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको जिजाइंटिज्म. जिजाइंटिज्म का मतलब होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाना, जो बहुत ज्यादा आप मतलब एक नॉर्मल अमाउंट से या फिर नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा लंबे लोग, उनको बोलते हैं जिजाइंटिज्म. क्यों बोलते हैं जिजाइंटिज्म, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन का जो है हाइपर सिक्रीशन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो इसलिए हम उनको जिजाइंटिज्म बोलते हैं. Deficiency of growth hormone in children cause stunned growth. ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है किसी इंसान में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. मींस उसको जितने अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए था वो उतने अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है डेफिशिएंसी हो जाती है और उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, स्टन्ड ग्रोथ, छोटी हो जाता है, जिनको बेसिक अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम बोना बोलते हैं उन लोगों को. ठीक है, लीडिंग टू ड्राफिज्म, उनको हम क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में, एक ड्राफिज्म. ठीक है, ड्राफिज्म मीन्स कि छोटी हाइट, स्टन्ड ग्रोथ. ओके, ये ड्राफिज्म क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, जितना अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होना चाहिए था वो उतने अमाउंट में रिलीज नहीं हुआ है. जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है हर एक टिश्यू की ग्रोथ कराने में. जो भी आपकी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है उनकी ग्रोथ कराने में. विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, जो जिनकी कैपेबिलिटी होती है ग्रो होने की. ठीक है, जैसे आपकी बोन्स हो गई, बोन्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपकी बोन्स बढ़ती जाएंगी, ग्रोथ हार्मोन अगर बोन्स पे काम करेगा तो वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है बढ़ती जाएगी. ओके,
इट इंक्रीजेस द साइज एंड नंबर ऑफ द सेल बाय मायोटिक डिवीजन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये साइज और नंबर, सेल का जो साइज है और नंबर जो है बढ़ा देता है बाय मायोटिक डिवीजन। ठीक है, मायोटिक डिवीजन आपको पहले से ही पढ़ रखा है, आप 10th की 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज मायोटिक डिवीजन। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, सेल पे काम करता है। ठीक है, ये सेल्स को क्या डिवाइड करता रहता है ताकि उनका साइज जो है वो बढ़ जाए, ग्रोथ। GH also cause specific differentiation of certain type of cells। ये कह रहे कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है अलग अलग सेल्स, अलग अलग टाइप्स की सेल्स पे, जैसे कि आपकी बोन सेल्स एंड मसल सेल्स। ये मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जो ग्रोथ हार्मोन है आपकी मसल्स पे काम करता है और आपकी बोन पे काम करता है। ठीक है, कैसे है, अगर आपकी मसल्स पे काम, बोन्स पे काम करेगा तो बोन्स, अगर आपकी बोन्स बढ़ेंगी तो वैसे वैसे आपकी मसल टोन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्शंस ग्रोथ हार्मोन्स का। एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है, जनरल ग्रोथ, आपकी बॉडी की जनरल ग्रोथ कराता है। अगर यहाँ पे आपका आपका ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो किसी इंसान में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिजाइंटिज्म। मीन्स कि जो उसकी नॉर्मल एक एवरेज हाइट होनी चाहिए उससे भी वो ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जिजाइंटिज्म। अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा कम, जितना सिक्रीशन होना चाहिए उससे कम सिक्रीशन है, तो हम उसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म। ठीक है, या फिर स्टर्न ग्रोथ, मीन्स उसकी हाइट छोटी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है आपकी हर एक बॉडी के टिश्यूज को बड़ा करने के लिए। ठीक है, मेनली आपको जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी बोन्स पे और आपके मसल्स पे काम करता है ताकि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो हो जाए। अब है मोड ऑफ एक्शंस, कैसे कैसे वो काम करता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटोमेडिन बोलेंगे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कहाँ पे काम करता है, आपके बोन्स पे काम करता है, बोन्स पे आपकी ग्रोथ पे काम करता है। एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थ्रू सोमैटोमेडिन सिक्रीटेड बाय द लीवर। और ये कह रहे हैं कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे भी काम करता है, एक सोमैटोमेडिन टाइप का सेल्स होती हैं जो आपके लीवर से आती हैं। ये GH स्टिमुलेट द लीवर टू सिक्रीट सोमैटोमेडिन। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोत्साहित करता है लीवर को कि वो सोमैटोमेडिन का सिक्रीशन कराए। ठीक है, सम टाइम इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ GH ग्रोथ आर अरेस्टेड। ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होती है वो अरेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स ड्वार्फिज्म अरेस्ट हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ड्वार्फिज्म, मतलब हाइट छोटी रह जाती है। ड्यू टू द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटोमेडिन। क्यों हो जाती है ये, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सोमैटोमेडिन है वो जो है रिलीज नहीं हो पाता लीवर से। ठीक है, जो सोमैटोमेडिन का काम रहता है करने का वो नहीं कर पाता। ठीक है, सोमैटोमेडिन, ठीक है, सोमैटोमेडिन इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस थ्रू विच ग्रोथ हार्मोन एक्ट। ये कह रहे हैं कि सोमैटोमेडिन क्या है, सोमैटोमेडिन एक सब्सटेंस है जिसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन्स जो है एक्ट करता है, अपना काम करता है। It is a polypeptide with the molecular weight of about 7,500। ये कह रहे हैं कि क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 7,500। सोमैटोमेडिन के थ्रू ही ग्रोथ हार्मोन्स जो है अपना काम कर पाता है। ये सोमैटोमेडिन कहाँ से रिलीज होता है, आपके लीवर से रिलीज होता है। अगर आपका सोमैटोमेडिन, ठीक है, रिलीज नहीं हो पाता तो ग्रोथ हार्मोन जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या है, आपकी हाइट जो है कम हो जाती है। ठीक है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है। तो ये था आपका मोड ऑफ एक्शंस कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स जो है काम कैसे कर रहा है। मेनली किसके साथ कर रहा है, आपका सोमैटोमेडिन के साथ काम कर रहा है। अब है आपका रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ सिक्रीशन, कैसे कैसे वो काम कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज ऑल्टर्ड बाय वेरियस फैक्टर। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है। अलग अलग चीजें होती हैं जो उसको बढ़ा देती हैं या उसको कम कर देती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि however hypothalamus and feedback mechanism play an important role in regulation of growth secretion। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो हाइपोथैलेमस है ये फीडबैक मैकेनिज्म, दो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ग्रोथ हार्मोन के रेगुलेट कराने में। तो GH सिक्रीशन, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोत्साहित करती हैं, एक्टिवेट करती हैं ग्रोथ हार्मोन्स को। तो आपका क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, फिर है फास्टिंग, स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, ठीक है, स्टारवेशन।
फिर है आपका एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट कराती हैं, स्टिमुलेट को उत्साहित कराती हैं। फिर है ग्रोथ हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन जो है रुक रहा है। तो है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड, अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स हो गए हैं तो वो भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स को रोकने में हेल्प करेंगे। लेटर स्टेज ऑफ स्लीप, कि आप बहुत देर तक सो रहे हो। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि मेन काम ग्रोथ हार्मोन्स का हमारे अर्ली एज में ही होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मोबाइल फोन्स हम चलाते हैं, लेट नाइट स्लीप करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें जंक फूड हमारा खाना, तो ये जितने भी फ्री फैटी एसिड्स या फिर लेटर स्टेज ऑफ स्लीप है, ये किसको अफेक्ट करती है, हमारी ग्रोथ हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। अब है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, की आपके हाइपोथैलेमस का क्या काम है आपके ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट कराने में। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट ग्रोथ सिक्रीशन वाया 3 हार्मोन्स, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करा रहा है 3 तरीकों से। फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इट इंक्रीज द ग्रोथ सिक्रीशन बाय स्टिमुलेटिंग द सोमैटोट्रोप्स ऑन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। ये कह रहे हैं कि आपका एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या है, आपका एक हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है आपके ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। कैसे सिक्रीट करता है, ये सोमैटोट्रोप्स मीन सोमैटोमैटिन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट करने के बाद जो फिर ग्रोथ हार्मोन अपना काम करेगा कहाँ, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा तो सोमैटोमैटिन को स्टिमुलेट करेगा, जो कि आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में ये सारा काम होना है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड्स, ये दूसरा हार्मोन है। इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड फ्रॉम जीएच फ्रॉम पिट्यूटरी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, ये यहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ हार्मोन जो है अच्छे से काम करे। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी का मतलब क्या है, रोक देना उसको, ठीक है। और सोमैटोस्टेटिन, इट डिक्रीज द ग्रोथ सिक्रीशन, ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्रोथ के सिक्रीशन को कम कर देगा, ठीक है। सोमैटोमैटिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रेन इन पैंक्रियाज। ये कह रहे हैं कि सोमैटोस्टेटिन क्या है, ये एक टाइप की सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, जो कि आपके कहाँ से, जो पैंक्रियाज का लैंग्रेन वाला पार्ट है वहां से ये रिलीज होती हैं, ठीक है। These 3 hormones are transported from hypothalamus to anterior pituitary। ये कह रहे हैं कि जो 3 हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका GHRH हो गया, GHRP हो गया, GHIH, ये 3 हॉर्मोन्स जो हैं ये क्या कराएगा, ये these 3 hormones are transported from hypothalamus। ये 3 हॉर्मोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे आपके हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस से कहाँ पे आएंगे, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी किसके द्वारा आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था कि अगर कोई भी हॉर्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है तो किसके थ्रू आएगा, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स में आएगा। अगर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है तो किसके द्वारा आएगा, किसके थ्रू आएगा, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक के थ्रू आएगा वो, क्योंकि वहां पे नर्व आ गई। यहाँ पे क्या है, पोर्टल ब्लड वेसल्स है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कैसे कैसे रिलीज होगा। ये आपका क्या है, ये वाला आपका हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो वो कहाँ पे आएगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। ये वाला पार्ट जो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है आपका ग्रोथ हार्मोन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वाले फेज को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स, ठीक है, जब वो आपका हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर है अदर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब दूसरे हार्मोन्स है, हम अलग अलग हार्मोन, अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो आपका एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TSH बोलते हैं। TSH इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये कह रहे हैं कि अब जो TSH है वो क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है, जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, और जो भी सिक्रीट होना, सिक्रीटरी एक्टिविटी आपके थायराइड ग्लैंड की, ठीक है।
इट हैज मैनी एक्शन ऑन द थायराइड ग्लैंड, ये कह रहे हैं कि इसके अलग अलग एक्शंस होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड पे। फिर है आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ACTH बोलेंगे। ACTH is necessary for the structural integrity and the secretory activity of adrenal cortex। ये कह रहे हैं कि जो आपका ACTH है वो क्या है यहाँ पे जरूरी है किसके लिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सिक्रीटरी एक्टिविटी, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और जो भी हार्मोन वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSH भी बोलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन मेड अप ऑफ वन अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट्स। ये कह रहे हैं कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये आपके क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो किससे, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। द अल्फा सब यूनिट्स, जो अल्फा सब यूनिट्स है उसके पास 92 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो बीटा सब यूनिट्स होते हैं उसके पास 118 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, सिर्फ 3 से 4 घंटे इनकी हाफ लाइफ होती है। अब एक्शंस क्या है FSH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का इन मेल्स। अगर हम मेल्स की बात करें तो FSH क्या काम करेगा अपना, FSH acts along with the testosterone and accelerate the process of spermatogenesis in, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो आपका मेल्स में क्या काम करेगा, FSH एक्ट करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन्स पे, ठीक है, एंड फिर ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा किसके प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे आपके स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे ये बढ़ावा देगा FSH। मींस नॉर्मल बात करें तो ये FSH क्या करता है मेल्स में, आपके स्पर्म का प्रोडक्शन जो है बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में FSH क्या कर रहा है, इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स। ये क्या कर रहा है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ, जो आपके ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है, ठीक है। स्टिमुलेट द थीकर सेल्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स, ये क्या करता है, जो थीकर सेल्स होती हैं आपके ग्रेफिन फॉलिकल्स में उनको स्टिमुलेट करता है, एंड कॉज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, और ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन को सिक्रेशन कराता है। Promote the aromatase activity in the granulosa cell, result in conversion androgens into estrogen। ये क्या करता है, प्रमोट करता है आपकी एक्टिविटी को, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ग्रैन्युलोसा सेल्स में फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एंड्रोजन में, एंड्रोजन से फिर ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका LH मीन्स ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। LH जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, किससे मिलके बना हुआ होता है, ये भी अल्फा और बीटा सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। जो अल्फा यूनिट्स होते हैं उनके पास 92 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो आपके बीटा सब यूनिट्स हैं इसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, सिर्फ 60 मिनट्स के लिए इनकी लाइफ होती है, ओके। अब इनके एक्शंस क्या हैं, मेल्स के ऊपर बात करते हैं। LH इज नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल, इसको हम अगर मेल्स की बात करें तो हम इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलेंगे। स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, बिकॉज इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। ये कह रहे हैं कि जो आपके टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि अपना काम आप ठीक से करिए। दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। ये कह रहे हैं कि ये हार्मोन्स जो है क्या करता है, दिस एसेंशियल, जरूरी है ये हार्मोन्स आपके सिक्रीशन में। किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन हो रहा है लेडिक सेल्स से, ठीक है। ये था आपका मेल्स के ऊपर। अब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है फीमेल्स के ऊपर क्या काम करता है, इन फीमेल्स cause maturation of vesicular follicles into graphene follicles along with follicle stimulating hormones। ये क्या करता है, जो आपको ग्राफिन फॉलिकल्स है उसको मैच्योर कराने का काम करता है ये। इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम थीकर सेल्स, मेनली यहाँ पे आपका जो इसमें है फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको फॉलिकल्स को मैच्योर कराने का काम कर रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर ये कहे कि एक्टिवेट्स द सिक्रेटरी, जो भी सिक्रेटरी फंक्शंस होते हैं कॉर्पस ल्यूटम के, उनको एक्टिवेट कराता है आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन इज अ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विद 199 अमाइनो एसिड्स। ये कह रहे कि प्रोलैक्टिन क्या है, एक सिंगल चेन अमाइनो एसिड्स है जिसके पास कितने 199 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
इट हाफ लाइफ इज अबाउट 20 मिनट्स। ये कह रहे कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, सिर्फ 20 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है। प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन एंड द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये कह रहे कि प्रोलैक्टिन क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है, ये क्या करता है, फाइनली प्रिपरेशन कराता है मैमरी ग्लैंड्स की। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, फीमेल की ब्रेस्ट में छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से मिल्क हमारा सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोलैक्टिन जरूरी है फाइनल प्रिपरेशन के लिए मैमरी ग्लैंड से, जो कि क्या कराता है, आपका प्रोडक्शन कराता है जहां से आपका फीमेल्स का मिल्क सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के बाद। ओके, अब अभी तक हमने इंटीरियर पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो थे आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सारे आपके हार्मोन्स जो थे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के थे, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हो गया आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपका ब्लू कलर वाला जो है यहां से यहां तक, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पार्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये कह रहे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स नर्वोसा और इनफंडिबुलर प्रोसेसेस, न्यूरल स्टार्क और इनफंडिबुलर स्टेम, थर्ड है आपका मीडियन एमिनेंस। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके। एक बार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था इनफंडिबुलर स्ट्रैम, तो ये आप देख सकते हो, ये वाला है आपका इनफंडिबुलर स्ट्रैम, पार्स नर्वोसा, ठीक है। ये आपका पार्स नर्वोसा हो गया, ये वाले, और एक आपका मीडियन एमिनेंस, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है। तो ये वाले हो गए आपके 3 पार्ट्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। इनफंडिबुलर स्टेम यहाँ पर है आपका, पार्स नर्वोसा नीचे वाला जो एरिया है आपके वहां पर प्रेजेंट है, मीडियन एमिनेंस आपका ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। पार्स ट्यूबेरल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द न्यूरल स्टॉक ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी टुगेदर फॉर्म द हाइपोफाइजस स्टॉक। ये कह रहा है कि जो आपका पार्स ट्यूबरल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल स्टॉक, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्या एक बना रहे हैं आपका हाइपोफाइजल स्टॉक बना रहे हैं, ठीक है, जो आपके पोस्टीरियर एंटीरियर का पार्स ट्यूबेरल्स, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ। पार्स ट्यूबेरल्स, ठीक है, ये वाला, और इसका आपका न्यूरल स्टॉक, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आपका एक स्टॉक बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइजल स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मेड अप ऑफ द न्यूरल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड पिट्यूटिसाइड्स एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये कह रहे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है किससे मिलके बना हुआ होता है, आपके न्यूरल सेल से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन सी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटिसाइड्स बोलेंगे या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है, जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैं। अब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर एंटी डायरेटिक हार्मोन्स या फिर वेसोप्रेसिन, और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। ये कह रहे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 हार्मोन्स होते हैं उसके पास, एक तो होगा आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, दूसरा होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, कैसे कैसे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं। एक्चुअली द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन्स। ये कह रहे कि अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन्स रिलीज नहीं करती है। ADH and oxytocin. ADH means anti-diuretic hormones and oxytocin are synthesis in the hypothalamus. ये कह रहे हैं कि जो आपके ADH और ऑक्सीटोसिन हैं वो कहाँ से सिंथेसिस होते हैं, आपके हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होते हैं। From hypothalamus, these 2 hormones are transported to the posterior pituitary through the nerve fiber. ठीक है,
ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से क्या है, हाइपोथैलेमस से ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, किसके द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा, ठीक है। नर्व फाइबर किसका, ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट, जो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन आ रहा है उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके इंटीरियर वाले पार्ट में आ रहा था तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स, ओके। बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो के थ्रू ये आ रहे हैं। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज हार्मोन और कॉल्ड न्यूरोफाइसिन। ये कह रहे कि इन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोफाइसिन बोलेंगे, जो यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन्स जो है सिक्रीट नहीं करता, हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज होके। तो उसको हम जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एट द टाइम ऑफ वो कह रहे हैं कि इसमें जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्रोटीन टाइप का हार्मोन उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको हम न्यूरोफाइसिन बोलते हैं, ठीक है। इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दीज टू हार्मोन स्टोर एट द नर्व एंडिंग। ये कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो दो हार्मोन्स होते हैं स्टोर हो जाते हैं आपके नर्व एंडिंग पे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की नर्व एंडिंग्स होती है वहां पे आके दोनों स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। Whenever the impulse from hypothalamus reach the posterior pituitary, करेंगे जब कभी भी कोई भी इम्पल्स आपके हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, these two hormones are released from the nerve ending into the circulation। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं रिलीज हो जाते हैं आपके नर्व एंडिंग से, किसके थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू। Hence these two hormones और जिसकी वजह से हम इन दोनों हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है आपका, ये नर्व एंडिंग है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो हार्मोन्स हैं यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दे देता है कि अब वो नर्व एंडिंग्स जो है वो हार्मोन्स को यहाँ से रिलीज करा देती हैं, ओके। अब कैसे कैसे सिक्रीशन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, पहले हम पढ़ते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। पहले हम पढ़ेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये कह रहे हैं कि जो आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये दो दिख रहे हैं आप, ये दो जो होती हैं न्यूक्लियाई, ये वाली जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ठीक है। यहाँ से ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है आपका, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी। कह रहे कि छोटे से बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पैरावेंट्रिकुलर से भी सिक्रीट होता है। पैरावेंट्रिकुलर, ये आपका पैरावेंट्रिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है। From here, this hormone is transported to the posterior pituitary through the nerve fiber of the hypothalamo-hypophyseal tract by means of axonic flow। ये कह रहे कि फिर यहाँ से ये क्या है, ये जो हार्मोन्स है ट्रांसपोर्ट होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो-हाइपोफाइजल ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। किसके कौन से फ्लो, बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो के थ्रू ये यहाँ से जो हार्मोन्स है वो रिलीज हो रहा है। अब है कि क्या 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 केमिस्ट्री होती है, कितनी लाइफ के लिए हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स इज अ पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है जिसके पास 9 अमाइनो एसिड्स हैं और इसकी कितनी लाइफ होती है, 18 to 20 मिनट्स इसकी लाइफ होती है। फिर है इसके एक्शंस। एंटी डायरेटिक के क्या दो एक्शंस होते हैं, एक तो रिटेंशन ऑफ वाटर होता है, दूसरा होता है आपका वेसोप्रेशर एक्शंस, ठीक है। अब ये तो हम पहले तो हमने पढ़ा था एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन मेनली कहाँ से सिक्रेट होता है, जो आपका पैरावेंट्रिकुलर, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, इस वाले से आपको एंटी डायरेटिक रिलीज हो रहा है, लेकिन कुछ
अमाउंट में यहाँ से भी हो रहा था। अब ऑक्सीटोसिन आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सिक्रीट होता है। इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया इन स्मॉल क्वांटिटी। उल्टा उल्टा है दोनों का, थोड़े से अमाउंट में जो आपका ऑक्सीटोसिन है थोड़े से अमाउंट में सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया से भी वो रिलीज होगा। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ। ये फ्री क्या है कि फ्री कहाँ पे, सेम जैसे आपका एंटी डायरेक्टिक था रिलीज हो रहा था, ऐसे ही ये भी रिलीज होगा कि हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व फाइबर्स में फिर कौन से ट्रैक में, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक के थ्रू बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो। ठीक है, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी द ऑक्सीटोसिन स्टोर इन द नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक। ये कह रहे हैं कि अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो स्टोर हो जाता है आपके नर्व फाइबर, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की नर्व ये थे नर्व एंडिंग्स थी वहां पे जाके स्टोर हो जाता है, तब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक। ठीक है, इस ट्रैक के थ्रू when suitable stimuli reach the posterior pituitary from hypothalamus oxytocin is released into the blood। ये कह रहे हैं कि तब कोई भी स्टिमुलाई, ठीक है, जब ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है तो वो क्या है, एक इम्पल्स हाइपोथैलेमस के पास जाता है, एक सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाता है कि हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत है तो आप ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दो। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपनी नर्व एंडिंग से आपकी ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देंगे आपके ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, कि जो ऑक्सीटोसिन होता है दोनों में सिक्रीट होता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है, अब है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, 9 अमाइनो एसिड्स हैं और इसकी लाइफ कितनी होती है, 6 मिनट, 6 मिनट इसकी लाइफ होती है। ठीक है, एक्शंस क्या होते हैं फीमेल्स में, एक्शंस करता है आपके मैमरी ग्लैंड्स पर, यूट्रस पे। फीमेल्स पे आपके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो फीमेल की ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, उन पे काम करता है, और फीमेल्स की यूट्रस पे जो बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं उस पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है आपके मैमरी ग्लैंड पे। ऑक्सीटोसिन कोज इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। ये कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, मिल्क को बाहर निकालने में काम करता है आपके मैमरी ग्लैंड से। ठीक है, डक्ट्स ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स आर लाइंड बाय द मायोएपिथेलियल सेल्स। ये कह रहे हैं कि जो आपके मैमरी ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, एक छोटी छोटी स्क्वायर शेप में सेल्स होती हैं जो जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स, जो आपके मैमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती हैं मायोएपिथेलियल सेल। ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, जो आपके मायोएपिथेलियल सेल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ऑक्सीटोसिन मायोएपिथेलियल सेल्स में। एंड फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलाई टू मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर क्या है, मिल्क का फ्लो जो है आपके मायोएपिथेलियल सेल से एल्वियोलाई में आएगा। ठीक है, एल्वियोलाई से फिर वो क्या जाएगा, बाहर के साइड आएगा थ्रू डक्ट सिस्टम एंड निप्पल। ठीक है, फिर वो क्या है, एल्वियोलाई से बाहर के साइड आएगा, एक्सटीरियरली बाहर आएगा। ठीक है, थ्रू डक्ट, एक निप्पल्स में जो छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं उनके थ्रू वो बाहर आ जाएगा। तो एक ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द मिल्क इज इजेक्टेड फ्रॉम एल्वियोलाई टू मैमरी ग्लैंड इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम मिल्क को इजेक्ट बाहर निकाल रहे हैं एल्वियोलाई से मैमरी ग्लैंड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इजेक्शन रिफ्लेक्स और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। उसको हम इजेक्शन मींस, इजेक्शन रिफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे मिल्क को बाहर इजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इजेक्टर रिफ्लेक्स बोलेंगे या फिर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलेंगे। इट इज वन ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। ये क्या है, एक आपका न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हमने यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली अगर किसी छोटे न्यूबॉर्न बेबी को भूख लगती है तो ये क्या है, एक इम्पल्स माँ की ब्रेन में एक इम्पल्स जाता है, या उस टाइम पे एक इम्पल्स जनरेट होता है आपके हाइपोथैलेमस में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, फिर जो मिल्क का फ्लो कराता है। तो जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ का जो दूध होता है वो अपने आप ही इजेक्ट होने लगता है, तो वो एक सिग्नल मिलता है माँ को कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लग रही है। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो काम करता है आपके मैमरी ग्लैंड्स में। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स फीमेल की ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेन काम करते हैं आपके मिल्क फ्लो में। ठीक है, तो इन मैमरी ग्लैंड्स में छोटे छोटे मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं।
तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन सबसे पहले आपके मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट, उनमें खिंचाव पैदा करता है। खिंचाव पैदा करने के बाद फिर जो मिल्क है थोड़ा सा बाहर आएगा आपके एल्वियोलाई में, छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं। एल्वियोलाई से फिर जो है वो मिल्क डक्ट के थ्रू जो है बाहर आएगा, निप्पल्स के थ्रू जो है मिल्क बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन जो है ऐसे ही काम कर रहा है आपके मैमरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। और जब प्रोसेस आपका मिल्क जो बाहर निकल रहा है एल्वियोलाई से मैमरी ग्लैंड्स में, उसको हम बोलेंगे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलेंगे हम, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोला है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, कैसे मतलब कैसे ये सब काम होता है। Plenty of touch receptor are present on the mammary glands। ये कह रहे कि बहुत सारे टच रिसेप्टर्स जो होते हैं मैमरी ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, फीमेल की ब्रेस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली अराउंड द निप्पल, जो निप्पल्स के अराउंड में इर्द गिर्द बहुत सारे आपके मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। When the infant sucks mother nipple, ये कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के निप्पल को सक करता है, The touch receptor are stimulated, जो उसके टच रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोत्साहित, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। The mother nipple, the impulse discharge the touch receptor are carried by the somatic afferent nerve fiber to paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus। ये कह रहे हैं कि फिर ये क्या होता है, जो इम्पल्स हो रहा है, जो कि कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, आपके इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है आपका एक टच रिसेप्टर से, वो क्या करते हैं, एक आपका सिग्नल भेजता है आपके नर्व फाइबर के थ्रू। सिग्नल कहाँ पे भेज रहा है, आपके पैरावेंट्रिकुलर। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से हो रहा था ना, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस में वो इम्पल्स भेजता है, मैसेज भेजता है एक। नाउ हाइपोथैलेमस इन टर्न सेंड द इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर ये कह रहे हैं कि वहां से इम्पल्स भेजने के बाद फिर हाइपोथैलेमस क्या है, एक मैसेज भेजता आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक के द्वारा वो एक इम्पल्स भेजता है, ठीक है। एफरेंट इम्पल्स कॉज रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। फिर ये कह रहे कि जो आपका एफरेंट इम्पल्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहा है आपके खून में, मीन्स मदर के खून में, ठीक है। When the hormone reach the mammary gland, जब आपको वो हार्मोन मैमरी ग्लैंड के पास चला जाता है, it cause contraction of myoepithelial cells। फिर क्या करता है, फिर सेम वही कहानी आ जाती है, फिर वो हार्मोन्स क्या है, मैमरी ग्लैंड के जो myoepithelial cells है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। रिजल्ट इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो फिर क्या है, जो मैमरी ग्लैंड से बाहर मिल्क सिक्रीट होगा, ठीक है। एज दिस रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय द नर्वस फैक्टर एंड कंप्लीटेड बाय द हार्मोनल एक्शन। ये कह रहे कि जो ये सिग्नल हो रहा है, ये सब जो रिफ्लेक्स हो रहा है, कौन इनिशिएट कर रहा है, उनको नर्व फैक्टर उनको इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट कर रहा है उनको एक हॉर्मोन्स के थ्रू ही तो वो कंप्लीट हो रहा है ना। इट इज कॉल्ड अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये कह रहे कि इस रिफ्लेक्स, जब ये रिफ्लेक्स आपका हो रहा होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपका, ठीक है। किसके द्वारा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा आपका ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। एक बार मैं आपके डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कैसे कैसे आपका रिलीज होता है। तब आपके बच्चे को भूख लगेगी तो मदर के पास से एक ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ठीक है। वो क्या है सिग्नल, ठीक है, सिग्नल फिर वो क्या है आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस में जो आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया है, या फिर यहाँ से मेन ज्यादा अमाउंट में तो ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज हो रहा है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपका सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्या है कि यहाँ से ये जो है इसको लेके आ जाएगा, ठीक है, आपके ब्लड में यहाँ से रिलीज कर देगा, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो गया। अब इस जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक बोलेंगे ना, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये आपके ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद जो आपका फिर वो आपके मैमरी ग्लैंड्स के पास पहुंच जाएगा। मैमरी ग्लैंड से
पोषने के बाद जो आपकी मायोएपिथेलियल सेल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो मिल्क का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद वो एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से फिर वो जो कहाँ पे जाएगा, आपके डक्ट्स में जाएगा, डक्ट से फिर वो जो है मिल्क जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था, ऐसे ऐसे चैन थी कि कैसे कैसे मिल्क फ्लो आपका हो रहा है। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हो, बच्चे ने क्या है मदर के निप्पल को सक किया, ठीक है, फिर जो है मदर के स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है आपके इन दोनों के पास, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर के पास। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन्स रिलीज करा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हुई मायोएपिथेलियल सेल्स की। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो मिल्क जो है बाहर आया थोड़ा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से डक्ट में, डक्ट से फिर बाहर यहाँ पे निप्पल्स में। तो ये आप पूरा डायग्राम है कैसे कैसे आपका मिल्क जो है इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने बात करी ऑक्सीटोसिन की कि वो उसके ऑक्सीटोसिन जो है मेमरी ग्लैंड पे कैसे काम कर रहा था। अब हम बात करते हैं यूट्रस, बच्चेदानी पे कैसे ऑक्सीटोसिन काम करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस एंड नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। ये कह रहे कि जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो आपके प्रेग्नेंट यूट्रस पे भी काम करता है और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे भी काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस की, प्रेग्नेंट यूट्रस पे वो कैसे काम कर रहा है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ये कह रहे कि जब पूरा समय होता है प्रेगनेंसी का, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कह रहे कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब तक उसकी प्रेगनेंसी रहती है तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जो है बंद हो जाता है। कौन से हार्मोन्स उसको बंद कर देते हैं, आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है मिलकर उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एट द एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की एंडिंग होने वाली होती है, The secretion of these two hormone decreases suddenly। ये कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम होने वाला होता है तो आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, सडनली एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर उस टाइम पे क्या है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड हेल्प इन द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या काम करता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि जो आपके बच्चेदानी है उस पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको आगे के साइड पुश करने, बच्चे को हेल्प करता है कि वो थोड़ा सा यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कि आपका बच्चा जो है थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करे, एंड द एक्सपल्जन ऑफ फीटस, की फीटस जो है बाहर आ जाए। During the later stage of pregnancy, the number of the receptor for the oxytocin increase in the wall of the uterus। ये कह रहे कि तब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है लेटर स्टेज पे, जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के वो आपकी वजाइन यूट्रस की वॉल पे बढ़ जाता है, उनका सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से क्या है, द यूट्रस बिकम मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन। जिसकी वजह से क्या है, यूट्रस जो है बहुत सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जैसे अगर फर्स्ट मंथ से लेके 8 मंथ तक, उस टाइम पे क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है बंद हो जाएगा, उसका सिक्रीशन जो है रोक दिया जाएगा। किसके थ्रू, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के थ्रू। जब उसका टाइम होगा डिलीवरी का तो एकदम से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आपका बच्चा बाहर आ पाएगा ना, तभी फीटस जो है वो बाहर आ पाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पे बहुत ज्यादा सिक्रीशन अपना कर देता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बाहर आ सके। ठीक है, तो ये था अभी प्रेग्नेंट यूट्रस पे। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इंक्रीज ड्यूरिंग द लेबर। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है लेबर के टाइम पे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लेबर मींस दर्द। ठीक है, एट द ऑनसेट ऑफ लेबर द सर्विक्स डायलेट एंड द फीटस डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल। ये कह रहे हैं कि एट द ऑनसेट, जब जैसे जैसे आपको दर्द बढ़ता रहेगा, जो आपकी सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगी बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से क्या है, फीटस जो है बाहर की साइड, थोड़ा सा बाहर की साइड बर्थ कैनाल में आ सके आपका फीटस। ठीक है, During the movement of fetus through the cervix, the receptor on the cervix are stimulated and start discharge। ये कहते हैं कि जब आपके फीटस का मूवमेंट होता है सर्विक्स से, जो रिसेप्टर्स होते हैं सर्विक्स पे वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत सारे इम्पल्स का वहाँ पे डिस्चार्ज होने लगता है, ताकि जो आपका फीटस है सर्विक्स से बाहर आ जाए। ठीक है, These impulses are carried to the paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus by the somatic afferent nerve fiber। ये कह रहे हैं कि इम्पल्स कैसे, कहाँ से हो रहा है आपका, जो आपके हाइपोथैलेमस, सुप्रा ऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई थे हाइपोथैलेमस में, ठीक
ठीक है, उनके सोमैटिक एफरेंट नर्व के थ्रू ये हो रहा है। नाउ दीज टू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कह रहे हैं कि फिर क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियाई थे ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देंगे, विच एनहांस लेबर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जिसकी वजह से क्या है, आपका जो यूट्रस है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। थ्रूआउट लेबर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज बाय मींस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये कह रहे हैं कि जब जब आपको मतलब फीमेल को दर्द होता है, ठीक है, कि एक प्रेगनेंसी बच्चा होने से पहले एक दर्द होने लगता है ना कि अब बच्चा बाहर आने वाला होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज हो जाता है। मीन्स ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस बाय विच इन टर्न कॉज रिलीज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो है आपके यूट्रस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बच्चा जो है थोड़ा बाहर की साइड जाए, ठीक है। Oxytocin also stimulate the release of prostaglandins in the placenta. Prostaglandin intensify the uterine contraction induced by the oxytocin. Mainly अभी क्या है, ऑक्सीटोसिन आपके यूट्रस पे क्या काम करता है, ये क्या आपका यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्ट कराता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये था आपका प्रेग्नेंट वाला। अब हम बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, ठीक है। The action of oxytocin on non-pregnant uterus is to facilitate the transport of sperm through the female genital tract up to the fallopian tube. ये कहते हैं कि जो एक्शंस होता है आपके ऑक्सीटोसिन का नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे, वो क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को किसमें, फीमेल में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में अप टू द फैलो। ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है जो मेल के स्पर्म होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक चले जाएं, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से यूट्रस आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर वो जो आपके स्पर्म है वो ऊपर चले जाएं फैलोपियन ट्यूब्स तक, ठीक है। कब, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस टाइम पे। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द रिसेप्टर इन द विजाइनल आर स्टिमुलेटेड। ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जो आपके विजाइनल वॉल पे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है, स्टिमुलेट हो जाते हैं। विजाइनल रिसेप्टर जनरेट द इम्पल्स। ये फिर कह रहा है कि जो आपके विजाइनल रिसेप्टर्स होते हैं एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, विच आर ट्रांसमिटेड बाय द सोमैटिक एफरेंट नर्व, जो कि किससे ट्रांसमिट होते हैं, आपके एफरेंट नर्व से हो रहे हैं, पैरावेंट्रिकुलर और सुपरऑप्टिक न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में। व्हेन दीज टू न्यूक्लियाई स्टिमुलेटेड, जब ये दोनों न्यूक्लियाई स्टिमुलेट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके ब्लड में, ठीक है। While reaching the female genital tract, जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में चला जाता है, the hormone cause एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये हार्मोन क्या कराता है, आपका एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि जो स्पर्म है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में चला जाए। इट इज ऑल्सो अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स भी बोलेंगे। सेंसिटिव टू यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन, एक्सेलरेट बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीटोसिन है प्रेग्नेंट फीमेल पे क्या काम करती है, नॉन प्रेग्नेंट पे। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उन पे वो यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है ताकि जो बच्चा है वो बाहर चला जाए। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे क्या काम करती है, जब हम कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक चले जाए, वहाँ पे भी वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्पर्म है आपके फैलोपियन ट्यूब तक चले जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की मेल के ऊपर। मेल के ऊपर वो क्या काम करते हैं, इन मेल द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये कहते हैं कि तब आप स्पर्म को इजैकुलेट करते हो तो ऑक्सीटोसिन जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, पर्टिकुलरली वासर डिफरेंसा। ये कह रहा है कि फैसिलिटेट करता है, जब आपके स्पर्म रिलीज होते हैं फीमेल की यूरेथ्रा में तो क्या करता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स फाइबर का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है, ठीक है, मेनली वासर डिफरेंस में वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। अब कह रहे कि वो कैसे, मोड ऑफ एक्शंस, क्या क्या एक्शंस होते हैं ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड्स एंड यूट्रस। ये ऑक्सीटोसिन जो काम करता है, पहले बताया था मैंने आपको, मैमरी ग्लैंड और यूट्रस पे कैसे काम कर रहे हैं। एक जीएच प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, इसके थ्रू वो काम कर रहे हैं अपना। अब अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इनकी क्या क्या डिसीज हो सकती हैं। अगर आपको हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर ये है हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, मीन्स कि कोई भी एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई भी हार्मोन है उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज जिजाइंटिज्म। जिजाइंटिज्म इज द पिट्यूटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जिजाइंटिज्म में क्या है कि यहाँ पे आपका ये क्या है, पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपके ग्रोथ हार्मोन्स का डिस्चार्ज हो रहा है। द सब्जेक्ट लुक लाइक द जियांट्स विद एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 7 to 8 फीट। यहाँ पे जो आपका मेल मतलब कोई भी होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, वो कैसा एक बहुत लंबा 7 या 8 फीट का वो होगा, ठीक है। क्या क्या कोज हो सकते हैं उसके। जिजाइंटिज्म इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसलिए इसका ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली इज द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, एक्रोमेगाली में क्या है आपके यहाँ पे एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो बोन्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पर्टिकुलरली इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। जो एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ और पैर की जो बोन्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी आपकी। क्या कारण हो सकते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे भी सेम हाइपर सिक्रीशन हो रहा है आपके ग्रोथ हार्मोन का। अब यहाँ पे एक्रोमेगाली का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीमिटी हाथ और पैर की बोन्स बड़ी होगी तो आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी, नहीं। ये जो एक्सट्रीमिटीज होती है हाथ, ये वाली बोन्स बहुत बड़ी हो जाएंगी, पैर वाली बहुत बड़ी हो जाएंगी। जो अभी क्या हम पहचानेंगे कैसे कि उसको एक्रोमेगाली है, तो उसका जो फेस होगा, ये जो बोन्स होंगी, ये वाली बोन्स जो है बहुत ब्रॉड हो जाएंगे, गोरिल्ला लाइक फेस हो जाएगा उसका, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ हाथ और जो पैर हैं, ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है पैर का वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्कैल्प जो है वो बहुत बड़ा सा हो जाएगा उसका, पूरे शरीर पे बाल ही बाल रहेंगे उसके, ठीक है। और जो वहाँ पे आपकी हाइपर एक्टिविटी, जो भी थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। आप ये देख सकते हो, ये गोरिल्ला टाइप फेस है, फोरहेड इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये यहाँ से बोन्स थोड़ी सी ब्रॉड हैं, लिप्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये एक एक्रोमेगाली वाला फेस है। अब है आपका एक्रोमेगालिक जिजाइंटिज्म, मीन्स कि यहाँ पे एक्रोमेगाली तो है, एक्रोमेगाली के साथ साथ उसको हाइट भी बढ़ी हुई है, ठीक है। ये आपका एक्रोमेगालिक जिजाइंटिज्म है। अब हम बात करते हैं हाइपरएक्टिविटी की। अगर आपका कोई भी हार्मोन जो है कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो ड्राफिज्म, मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राफिज्म का मतलब है कि हाइट छोटी होना पेशेंट की। क्या कारण है कि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रुक गया है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। प्राइमरी सिम्टम ऑफ द हाइपरपिट्यूटरिज्म, चिल्ड्रन स्टंट स्केलेटन ग्रोथ, मतलब जो है आपका बच्चा जो है बहुत छोटा दिखने लगेगा, स्केलेटन जिसका पूरा ढांचा है स्केलेटल है वो बहुत छोटा दिखने लगेगा उसको, ठीक है। फिर है आपका एक लेरोन्ट्रॉफिज्म। लेरोन्ट्रॉफिज्म इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज आल्सो कॉल्ड जीएच सेंसिटिव। ये कहते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अगर आपके किसी माँ बाप की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट भी छोटी हो सकती है, ठीक है। इट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होने लगते हैं, ठीक है, लीवर्स में। नेक्स्ट है आपका साइकोजेनिक ड्राफिज्म। ड्राफिज्म अकर इन द चिल्ड्रन इन एक्सपोज टू द एक्सट्रीमिटी इमोशनल। साइकोजेनिक ड्राफिज्म क्यों होता है, क्योंकि तब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे बच्चों को जैसे कोई भी डांट देता है, चिल्ला देता है, तो बच्चे उस चीज का स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है उनकी हाइट रुक जाती है, तो जिसको हम बोलेंगे साइकोजेनिक ड्राफिज्म, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।